ओके गाइस, तो यार अब अपन देखने वाले हैं डिफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, जो डिफेक्ट्स वाला जो पोर्शन है ना, ये है बहुत छोटा सा डिफेक्ट्स। ठीक है, लेकिन भाई ये तुम्हारे रैंक इफेक्ट बहुत ज्यादा कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रैंकल इफेक्ट, शॉर्टकी इफेक्ट, ये वो, इनसे आप मान लो जेई मेन या जेई एडवांस में एटलीस्ट कुछ ना कुछ हर साल ऑलमोस्ट आता है। भले एक ऑप्शन आ जाएगा, भले एक क्वेश्चन आ जाएगा, भले इंटीजर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट आते ही आता है। बोर्ड एग्जाम, जेई मेन, जेई एडवांस, सब जगह पे कभी ना कभी आ ही जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये क्या होता है? क्रिस्टल इम्परफेक्शन। तो यार दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, तो क्या होता है ये इम्परफेक्शन? बेसिकली कहां से आता है? आपने कंडीशंस कोई क्रिस्टल को डेवलप करने में गड़बड़ रख दी कि भाई जो आपका क्रिस्टल है वो आपका क्रिस्टलाइज जब हो रहा है तो कुछ अजीबोगरीब कंडीशन होगी, है ना। थर्मल इंप्योरिटी हो सकता है, कोई थर्मल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया हो, ये कम हो गया हो, इंप्योरिटी आ गई हो, है ना। कोई भी चीज प्योर तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, भले 0.001% हो, है ना। तो इन परफेक्शंस की वजह से दो तरह के इश्यूज आते हैं। पहले होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, सॉरी तीन तरह के, जिसमें क्या होता है यार, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका होता है ना, एक उस पे आपके लैटिस में प्रॉब्लम हो जाती है। एक होती है लाइन इफेक्ट। ठीक है, लाइन इफेक्ट क्या होता है? अरे भाई ये लाइन इफेक्ट देखो, ये लाइन बन गई एक्स्ट्रा, ये लाइन डिफेक्ट है। ठीक है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है? इसमें लाइन के अलोंग आपके जो एटम्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, भले वो एटम्स या मिसप्लेस हो गए, मिसिंग हो गए, रिप्लेस हो गए। और एक होता है आपका प्लेन डिफेक्ट। प्लेन डिफेक्ट में क्या होता है? प्लेन या स्क्रू इफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें अंदर एक पूरी प्लेन जो होती है ना, उसके अलोंग आपके सारे एटम गड़बड़ा जाते हैं। जैसे आपने एक सॉलिड लिया, उसको पूरा कट कर दिया बीच में से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा ना। आप अगर एटॉमिक लेवल पे देखोगे, आपने जैसे एक क्या लिया अपन, एक चीज का ब्लॉक लिया, चलो चीज तो सॉलिड, चलो कॉम्प्लेक्स चीज, बट कोई सॉलिड समझो ना यार, कोई भी सॉलिड बताओ। जैसे NaCl कोई क्रिस्टल लिया, उसको तुमने बीच से काट दिया शट करके से, नेरुटो की तलवार से, तो यहाँ पे एकदम ऐसा सरफेस बन जाएगा ना अजीबोगरीब, तो यहाँ पे इम्परफेक्शन आ जाएगी ना। वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी ड्राइंग बनी यार ये कटिंग वाली, वाह वाह। सॉरी अबाउट दैट। सो चलो अपन स्टडी करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट, तो देखो पॉइंट डिफेक्ट मेरे भाई क्या होता है, इसके दो तरह होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा क्या हो रहा है इसके अंदर, स्टोइशियोमेट्री लग रही है। भूल गए कि याद है? 11th पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई? पढ़ा करो। ठीक है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर तीन डिफेक्ट्स होते हैं, शॉर्टकी। ठीक है, ये याद रखने सारे नाम, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी सारे। एक होता है फ्रैंकल, एक होते हैं आपके इंटरस्टाइशियल। ये तीन तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर क्या होता है? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर होते हैं आपके तीन तरह के, सॉरी, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर अपन होते हैं मेटल एक्सेस। चलो नॉन का अपन बाद में देखते हैं, अपन एक बार समझ लेते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक क्या होता है, तुम लोग कंफ्यूज होते जाओगे वरना। ठीक है, तो चलो यार अपन देखते हैं। शॉर्टकी इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, आपका जो एटम या कोई पॉइंट है वो टोटली मिसिंग होता है लैटिस से। तो इसमें जो आपकी डेंसिटी होती है ना, मैं हटा देता हूं ये। तो शॉर्टकी के अंदर क्या होता है? शॉर्टकी के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी लैटिस है, ठीक है, इसमें कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, सॉरी एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं अचानक से। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली, ये आपका पूरा यहाँ से एटम ही उड़ गया, देखो पूरी खाली स्पेस रह गई, तो ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अब इनको स्टोइचियोमेट्रिक क्यों कहा जाता है? कि इसमें फॉर्मूला सेम रहता है कंपाउंड का। ठीक है, जब यहाँ पे जैसे एक एटम हट गया तो पूरा का पूरा हटा है ना, कैटायन एनायन दोनों हटा है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। फॉर्मूला यूनिट अगर ये ए है ये बी है, तो अभी भी फॉर्मूला इसका ए बी ही रहेगा। ये आपका शॉर्टकट इफेक्ट। तो याद रखिए, शॉर्टकट इफेक्ट के अंदर पूरा का पूरा एक पूरा ब्लॉक जाता है। ठीक है, पूरा एटम पूरा मिसिंग होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही चला गया। इसके अंदर आपकी डेंसिटी जो है एक्सपेरिमेंट करने पर, मतलब ये वाली डेंसिटी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि यार आपका चला गया, एक एटम ही चला गया तो मास कम हो गया, अगर वॉल्यूम के अंदर तो ऑफ कोर्स डेंसिटी कम होगी। तो क्या मेन पॉइंट्स हैं, ये आते एग्जाम में प्लीज नोट कर लो। डेंसिटी कम हो जाती है पहला शॉर्टकी के अंदर, दूसरा एटम पूरा का पूरा मिसिंग होता है, और इसमें फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, तो ये आप कि परसेंटेज मिसिंग यूनिट्स को पूछे तो निकाल सकते हो, रो थ्योरेटिकल माइनस रो एक्सपेरिमेंटल अपॉन रो थ्योरेटिकल करके, है ना। वो फालतू चीजें हैं तो समझ सकते हो यार, इतनी बुद्धि है आप लोगों में। फिर है आपकी फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट मेरे भाई फ्रैंकली बताऊं तो इसके अंदर एटम आयन डिस्प्लेस होते हैं नॉर्मल पोजीशन से, लेकिन फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जैसे ये कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और यहाँ पे चार आ गए। तो ये जो बाबूजी हैं ये उठ के यहाँ चले गए। ठीक है, इन्होंने अपना घर ट्रांसफर कर लिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आ गई है, समझ रहे हो? एक्स्ट्रा चीज आ गई। और एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है, यहाँ पे जैसे ये तो यही रहेगा और ये एटम ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो ये नहीं है, केवल ये चला जाएगा, तो यहाँ से उठ के बाबूजी यहाँ चले गए। ऐसा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, मैं एग्जांपल के बताया था। यूजुअली एक कैटायन यूजुअली आपका
मिस होता है, ठीक है, क्योंकि एनायन का मूव होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जितना बड़ा एनायन है तो यूजुअली कैटायन का अपन देखते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं एनसीईआरटी वगैरह के अंदर और एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं जस्ट एक जनरलाइज ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ से बताइए कि भाई मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि कैटायन ज्यादा मूव होते हैं। ओके, तो इसमें एटम्स या आयंस दोनों में हो सकते हैं, पूरा का पूरा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कैटायन के लिए हालांकि मूव करना थोड़ा इजी क्योंकि छोटा है ना, और कहीं पे और चले गए इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर कहीं चले गए, मैंने बताया था ना वॉइड्स वगैरह वैसा। डेंसिटी बताओ क्या होगा, रो थ्योरेटिकल रो एक्सपेरिमेंटल में क्या रिलेशन होगा, सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो अगर अपन इस पूरे बॉक्स की डेंसिटी की बात करें इसमें मास वगैरह की कम थोड़ी हुआ। पहले क्या होता है बाबूजी कहीं चले ही गए, मतलब पूरा सॉलिड ही छोड़ के भाग गए, प्रेजेंट ही है तो डेंसिटी कम हुई, लेकिन अब तो कहीं और चले गए, है ना। तो एवरेज डेंसिटी अगर अपन इस सॉलिड की बात करें, अब सॉलिड के बाहर नहीं जा रहे, सॉलिड के अंदर ही तो सेम रहेगी। तो ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है फ्रैंकल का। इसमें एटम्स एंड आयंस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्मल लैटिस पॉइंट एंड प्रेजेंटली सम इंटरस्टिशियल वॉइड डेंसिटी स्टे विद द सेम। तो ये पॉइंट याद रखिए, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। इंटरस्टिशियल क्या होता है? इंटरस्टिशियल भी एक और तरह का मैंने बताया था। इंटरस्टिशियल के अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल के अंदर भाई क्या होता है, जब कोई फॉरेन एटम आपकी इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर आ जाता है और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, और यहाँ पे पता नहीं कोई अजीबोगरीब अगड़म बगड़म एटम आ गया, ये क्या हुआ, ये एक फॉरेन एटम आके घुस गया यहाँ पे, फॉरेन एटम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी डेंसिटी क्या करेगा बताओ, अब क्या होगा डेंसिटी का बताओ, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि एक्स्ट्रा चीज आ गई। बक्से में पहले केवल ये डब्बे थे, ये केवल कैटायन एनायन थे, अब यहाँ पे एक फॉरेन पार्टिकल भी आ गया है, तो डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ऐसी हो रही है, ठीक है। तो अपन ने स्टोइशियोमेट्रिक देख लिया, अब अपन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक देखते हैं। तो स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होता है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले केस के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट जो रहता है पूरे के पूरे आयन का हो रहा था या एटम का हो रहा था, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड केस में आपका एटम आयन मूव हो रहा था, तो डेंसिटी चेंज हुई, फॉर्मूला भी चेंज हुआ। थर्ड केस में फॉरेन स्पीशीज आ रही है, तो अभी वाली जो स्पीशीज है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ केमिकल फॉर्मूला। लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होता है, इसमें केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो पहला होता है आपका मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल या कैटायन की एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, या फिर कैटायन एक्सेस, ठीक है, एक ही चीज है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मिसिंग एनायन ज्यादा होते हैं मिसिंग कैटायन से। तो यूजुअली आपको मैंने बताया था कि आपके क्रिस्टल इम्परफेक्शंस कहां से होते हैं कि कोई स्पीशीज मिसिंग है, तो इसके केस में मिसिंग एनायन ज्यादा होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज कम मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया ज्यादा, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मेटल की एक्सेस हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की तो अब इसमें क्या होता है, मेटल एक्सेस अगर है तो इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन बेसिकली कम है, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन एनायनिक वैकेंसीज में चले जाते हैं। इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल जो कलर होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड की चेंज हो जाती है। तो इसमें इनको कहा जाता है कलर सेंटर या एफ सेंटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आई है एफ सेंटर, ये शायद जर्मन टर्म है जहां तक मुझे याद है, एफ का कोई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जैसा आप कुछ सोच रहे होगे। ये एफ सेंटर या कलर सेंटर एक ही नाम है, एफ इज द जर्मन नेम ऑफ कलर, ऐसा कुछ है, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, इसमें आपका मिसिंग एनायन ज्यादा होते हैं मिसिंग कैटायन से, ठीक है, मिसिंग एनायन इज ग्रेटर देन कैटायन, ठीक है। ये एक पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लाने पड़ते कहीं से, क्योंकि आपको सॉलिड की न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, सॉलिड नहीं रहा वो चार्ज स्पीशीज होगी, तो इसलिए अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, वहां पे इनका कलर हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ZNO, जो व्हाइट होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है, व्हाइट होता है रूम टेम्परेचर के अंदर ये, लेकिन इसके अंदर अगर अपन हीट करते हैं ना इसको, तो इसमें से O2 माइनस थोड़ा चला जाता है, O2 माइनस चला जाता है, यानी क्या हो गया, मेटल एक्सेस हो गया, क्योंकि मिसिंग एनायन ज्यादा हो गए, तो इसमें ऑक्सीजन लिबरेट हो गई, इलेक्ट्रॉन आपके ट्रैप्ड रह जाते हैं। तो O2 माइनस आपका रिलीज हुआ इसमें से, अब O2 माइनस में ऑक्सीजन तोड़ गई, इलेक्ट्रॉन रह गए, इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर, जिसकी वजह से ये येलो कलर हो जाता है। याद रखना, ये आता है एग्जाम में कई बार दबा के, कि ZNO जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर व्हाइट होता है, हीट करने पर इसमें O2 माइनस आयन रिलीज होता है, ऑक्सीजन चली जाती है बाहर, इलेक्ट्रॉन आ जाता है अंदर, जो येलो कलर दे देता है इसको, ठीक है। ये एग्जांपल आता है मेटल एक्सेस इफेक्ट, आप समझ गए। एफ सेंटर याद रखना, ZNO का एग्जांपल याद रखना। फिर मैंने देखा मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, सेकंड क्या हो गया, मेटल डेफिशिएंसी टाइप का नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, मेटल डेफिशिएंसी या कैटायन डेफिशिएंसी, ठीक है, डिफेक्ट। इसके अंदर मिसिंग कैटायन ज्यादा हो जाता है, देन मिसिंग नंबर ऑफ एनायन, सिंपल सी बात है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन मॉडिफाई हो जाता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन है ना, वही बदल जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे NaCl का है, तो Na+Cl-, Na+Cl-, Na+Cl
Cl माइनस। अब यहाँ पे जैसे Sr2 प्लस आ गया, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आ जाता है ताकि आपकी जो पूरी स्पीशीज है ना उसकी न्यूट्रलिटी बढ़ जाती है। एग्जांपल बताओ कि NaCl के अंदर कई बार Sr2 प्लस मिल जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ मेटल डेफिशिएंसी, क्योंकि यार यहाँ पे Na प्लस की कमी है, तो उसको जहाँ पे Sr2 प्लस जो है वो कई बार सेटिस्फाई कर जाएगा कि इसके अंदर 2 चार्ज है, तो ये 2 Na का काम एक साथ कर लेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन विल गेट मॉडिफाइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ कि डिफेक्ट्स में क्या क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, छोटा सा बट इंपॉर्टेंट है, और अगर सॉलिड स्टेट में कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है ना और एक दिन पहले रट्टा मारना है, तो मैं बता रहा हूँ ये चीज एक बार देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कई बार आ जाता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर 10 मिनट में, तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो। हालांकि आपको पढ़ने के लिए इस चैप्टर को टाइम लगता है, आपको सॉलिड्स की स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पता होनी चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई 2 चीज में बोलो तो एक तो ये चीज और एक और रेडियस रेशियो से कैसे स्ट्रक्चर बिल्ड करना है वो समझ के जाना, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 तरह के इफेक्ट्स हैं आपकी, स्टोइशियोमेट्रिक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक में 2 है, 3 है। तो शॉर्टकी इफेक्ट, शॉर्टकी इफेक्ट में क्या होता है, पूरी तरह से आइटम आयन पूरी तरह से गायब होता है, फ्रेंकेल के अंदर डिस्प्लेस हो जाता है। इंटरस्टिशियल के अंदर क्या होता है कि फॉरेन स्पीशीज आ जाती है, ये डिफरेंस है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक 2 तरह के, मेटल एक्सेस, इसके अंदर एनायन मिसिंग ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपके अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, एनायनिक वैकेंसीज, उससे कलर चेंज हो जाता है, एफ सेंटर कहते हैं उन जगह को, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है ना वहां पे उसको एफ सेंटर या कलर सेंटर कहा जाता है। याद रखना, ZNO व्हाइट होता है, रूम टेम्परेचर पे हीट करने पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाता है, इसलिए येलो कलर हो जाता है। एक होता है मेटल डेफिशिएंसी, कैटायनिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक टाइप का। ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है कि यार उसके अंदर आपका जो स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला है वो चेंज हो रहा है और स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डेफिनेशन उल्टी है। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब है स्टोइशियोमेट्रिक प्रिजर्व्ड है, तुम्हारी स्पीशीज का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हो रहा है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेटल एक्सेस हो गया। और या मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी क्या होता है, मिसिंग कैटायन ज्यादा होते हैं, मिसिंग एनायन से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन विल गेट मॉडिफाइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफेक्ट्स की बातें, ओके। तो यार अब अपन देखने वाले हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना यार, वो एकदम थ्योरेटिकल चीज है, पूरी तरह इनऑर्गेनिक ही मान लो एक तरह से, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो मैं जो बोलने वाला हूँ वो एक ऑडियो फॉर्मेट में मोस्टली रहेगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखने जैसी होंगी वो मैं लिख दूंगा, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है यार कि आप जो मैं लिखने वाला हूँ वो सब याद करें, जो बोलने वाला हूँ वो सब आप नोट्स बनाएं और याद करें, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। एंड अगर इतना याद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जितना दिया उतना सभी को याद करना है। तो चलो चालू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 2 तरह की प्रॉपर्टीज रहती है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है तो मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। सॉलिड्स एक्सिबिटिंग एन अमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज फ्रॉम 10 to the power -20 to 10 to the power 7 पर ओम पर मीटर, ठीक है। तो ये इनकी कंडक्टिविटी रहती है। तो इनकी कंडक्टिविटी बेस पे 3 तरह के डिवीजन होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सबको पता है यार ये क्या होता है, जो बहुत से कंडक्ट करते हो, कंडक्टर, इंसुलेटर, बाकी सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नाम करके एक चीज होती है जिसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं यार कि आपका जो प्योर सेमीकंडक्टर है ना, जैसे कि क्या क्या हो गया आपके सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम हो गया, ये जो होते हैं ना ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनको अगर अपन डाल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नीचे लेके आ रहे हैं तो उसको कहा जाता है क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक। अब हम बात करते हैं यार कि कंडक्टेंस क्यों होती है सॉलिड में। तो आपको मैं बताता हूं कि आपका जो सॉलिड जैसे कोई है, इसमें एटम्स होंगे, ठीक है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से होता है। ये मैंने फिजिक्स के अंदर आपको बता रखा है, काइनेटिक्स में आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, फटाफट से बता देता हूं। आयनिक सॉलिड के अंदर कंडक्शन आयंस की वजह से होता है, मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पे, ठीक है। तो पर एटम पे आपके कितने अवेलेबल है एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, उस पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी, है ना। तो आपकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, है ना, जो काफी ज्यादा पास में होते हैं, तो वो एक बैंड बना लेते हैं। तो एक बैंड थ्योरी नाम करके एक चीज होती है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, बैंड थ्योरी। हालांकि यार ये चीज थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं है, स्पेशली आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या होता है यार, आपके जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपके बैंड्स बना लेंगे इस तरह के, मैं आपको बना के बता दूंगा। तो पहले मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ, फिर अपन उसका एक साथ अपन डायग्राम बना के देख लेंगे। तो आपका जो कंडक्टेंस का जो बैंड होता है ना, वो अगर पूरी तरह से फिल्ड नहीं है या फिर वो वेरी क्लोज है टू अ हायर अनऑक्यूपाइड बैंड, तो इलेक्ट्रॉन उसमें इजीली फ्लो कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगी और कंडक्टिविटी हो जाएगी। इंसुलेटर केस में क्या होता है, तो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड इज टू लार्ज, है ना,
मतलब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड मतलब बेसिकली क्या होता है आपके इसके अंदर बैंड्स की तरह एक तरह से एनर्जी लेवल होता है एक बैंड। तो आपका जो वैलेंस शेल का जो बैंड है अगर किसी स्पीशीज का, वो अगर कंडक्टिविटी का जो बैंड उसके ओवरलैपिंग कर रहा है पास में, तो क्या है वहां पे कंडक्टिविटी हो जाएगी, और अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगी। बेसिकली हम ये कह रहे हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, बैंड जो गैप है बहुत छोटा होता है इसलिए हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर इंक्रीज होती है टेम्परेचर, ये इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी, और वैलेंस बैंड से वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसको एक तरह से डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका कंडक्शन बैंड है, बैंड एक तरह से एनर्जी लेवल टाइप हो गया। ठीक है, तो अगर इनकी एनर्जी लेवल्स काफी सिमिलर हो गया, ओवरलैपिंग होगी ना, तो जैसे ये आपका कंडक्टर, ये आपका वैलेंस बैंड है। ठीक है, चलो इसको VB लिखते हैं, और ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन का एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का। यहाँ पे देखो ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ कंडक्शन हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब वैलेंस वाली एनर्जी स्टेट से कंडक्शन वाली एनर्जी स्टेट में जा सकते हैं। इंसुलेटर में क्या होगा, बहुत दूर होंगे भाई, ये धरती आसमान का फर्क है, इलेक्ट्रॉन कितना भी ट्राई करे वो जा ही नहीं पाएगा कंडक्टिंग की तरफ। और अगर आपके सेमीकंडक्टर से कम डिस्टेंस होगा तो कोई कोई यहाँ से चले जाएंगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा फूकेंगे तो ज्यादा जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो समझ गए बैंड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसकी आप अच्छे से थ्योरी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। डोपिंग नाम करके एक प्रोसेस होती है जिससे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज कराते हैं। एक होता है एन टाइप डोपिंग। ठीक है, ये आप क्लास 12 की फिजिक्स में और पढ़ोगे। एन टाइप डोपिंग क्या होती है यार, उसमें अपन क्या करते हैं कि अपन सिलिकॉन या जर्मेनियम लेते हैं और इसके अंदर अपन डालते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास एन टाइप है तो उसके अंदर अपन क्या डालते हैं, एक ऐसी स्पीशीज डालते हैं जैसे फास्फोरस है ना, आर्सेनिक या बिस्मथ। ये क्या करते, सॉरी एंटीमनी है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपकी जो स्पीशीज है उसके अंदर, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। जैसे फास्फोरस की बात करो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके उस ग्रुप के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, तो ये जो है ये कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं एज इन दे कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे अपन इसको ऐसे समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो यार, कि आपके पास सिलिकॉन के अंदर आपने जैसे मिला है, तो क्या होता है कि आपका प्योर सिलिकॉन जो है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे आपको सिलिकॉन इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 2 3 4। अब आपने यहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा घुसेड़ दिया, तो क्या हो रहा है कि इसमें जो लैटिस की पोजीशन है वो एटम्स की जगह यहाँ पे अब ये आ जाएगा, फास्फोरस आ गया जैसे। ठीक है, इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसने चलो ठीक है 4 बॉन्ड तो बना लिए इसके साथ, आपके सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इसके अंदर रह गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज हो जाता है, और ये जैसे 4 बॉन्ड है ये तो चलो सिलिकॉन के साथ हो गई, इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज होकर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी शो कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब एक और होता है पी टाइप में सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है मेरे भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डालते हैं, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। इनमें क्या होता है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, तो इनके अंदर अगर आप देखोगे, जैसे इनका वैलेंस शेल वगैरह देखोगे, तो इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो इसमें उल्टा होगा। जैसे सिलिकॉन है 4 है, अब इसमें आपने लेटिस के अंदर जैसे आप एल्यूमिनियम डाल दिया, तो एल्यूमिनियम के पास 3 ही बॉन्ड बने, 1 बॉन्ड रह गया, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन का जो एटम है वो उठ के यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे एक होल बन जाता है। ठीक है, छेद हो गया बेसिकली, तो इसमें होल के थ्रू आपके करंट कंडक्शन होती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी होगी। अपन देखते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है। यूसेज, पहला यूसेज होता है आपका डायोड, है ना। डायोड क्या होता है, आपका डायोड एक डिवाइस होता है, इस पर हम 12th क्लास में और पढ़ोगे अच्छे से, बहुत ही एंड में पढ़ोगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जिसको एक रेक्टिफायर की तरह यूज किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर बनाने में काम आते हैं। ठीक है, एक सोलर सेल होता है, वो भी यही चीज होती है ना, इन अ वे। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होते हैं, 13 15 कंपाउंड्स, 12 16 कंपाउंड्स, कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है ये, वो आप पढ़ सकते हो ढूंढ के। सुपर कंडक्टिविटी थोड़ी काम की चीज है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये सब चीज आपको याद रखिए। सुपर कंडक्टिविटी इससे आती है, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में अगर डिटेल में किसी को पढ़ना हो तो एचसी वर्मा के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिजिक्स की एचसी वर्मा में। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर। चलो ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो टेंपरेचर के साथ इंक्रीज होती है, और जब आप केल्विन 0 के पास पहुंचते हो ना, तो आपकी रेजिस्टेंस भी 0 को अप्रोच करने लग जाती है। ठीक है, ये जब स्टेट आ जाती है ना, तो उसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले कैमरलिंग ओनर्स ने शो की थी 1913 में, जब उसने मरकरी के अंदर सुपर कंडक्टिविटी 4 केल्विन टेम्परेचर, 4 केल्विन टेम्परेचर सोचो कितना कम होता है यार, 0 एब्सोल्यूट 0 है, और वहां से 4 केल्विन ही ऊपर है, यहाँ पे उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी नोट की थी। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है जिसके ऊपर सुपर कंडक्टर आपका बिहेवियर शुरू हो जाता है, तो ये जस्ट एक थ्योरी पॉइंट है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? तो हर सब्सटेंस के साथ कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है यार, बिल्कुल सब ऑब्वियस सी बात है। इन ओरिजिन, इनकी जो ओरिजिन होती है ना वो इनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रहती है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना एटम के अंदर वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है, पता है आपको, ठीक है। ऑर्बिटल वगैरह होते हैं बट अपन रफली मान सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ना, अपन क्लास 12 पे यही समझेंगे, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स घुसाने मत बैठ जाना, वो कॉलेज में जाओगे तब आप पढ़ेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है तो ये करंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म के अंदर कि यार ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, करंट, है ना। तो यहाँ मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो अब यहाँ पे दो तरह का बिहेवियर है, एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और इसका खुद का भी एक स्पिन होता है। तो जैसे अपना अर्थ है, ठीक है, जैसे अर्थ है सन के चारों जैसे घूमता है, ठीक है। तो एक तो ये इसका स्पिन हो गया अर्थ साल में 365 डेज के अंदर, और एक और ये खुद के एक्सिस पे भी तो रोटेट करता है ना वन डे पे। तो ये दो तरह के रोटेशन इलेक्ट्रॉन के भी होते हैं, ठीक। तो अब अपन इस बेसिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन तीन तरह के सब्सटेंस बनाते हैं। ये भी आपको पता होगा यार क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? जब सब्सटेंस जो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है, उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। जैसे O2 Cu2 Fe3+, ये मैंने आपको याद हो तो MOT के अंदर पढ़ाया था, वहां पे देख सकते हो। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको और पढ़ाया हुआ है मैग्नेटिज्म के अंदर, तब आप और अच्छे से देख सकते हो। वहां पे बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि यार कैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैथमेटिकली भी चीजें अपन ने की हुई है। तो पैरामैग्नेटिज्म वगैरह देख रखा है। डायमैग्नेटिज्म कौन सा होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे Cu+, PiO2, NaCl, C6H6 एक्सेट्रा। इनमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फेरोमैग्नेटिज्म होता है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, ठीक है, बहुत ही अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है भाई, एकदम ही आग लग जा रही है, वो हो जाएंगे आपके फेरोमैग्नेटिक। जैसे कि आपके Fe, Na, CO, CrO2, यही चार एग्जांपल है। और ये थोड़े याद रखो यार, क्योंकि ये थोड़ी ऐसी चीजें जो काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि आपको फेरोमैग्नेटिज्म के सब्सटेंसेस के एग्जांपल तो रेयरली मिलते हैं। 11th-12th लेवल पे ये चार को याद होने चाहिए, ठीक है। कई बार पूछ लेते एग्जाम वगैरह में, तब याद रखिएगा ना। जे वगैरह में आ चुके हैं कि कौन कौन सा इसमें फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक, एक्सेट्रा। एक और होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, पर ये थोड़ा रेयर है क्योंकि यार ये अपन ने कहीं ज्यादा पढ़ा नहीं है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जो है ये अपने इस चैप्टर के अलावा कहीं नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है क्या चीज है। सब्सटेंसेस जिनमें एक्सपेक्ट होता है कि वो पजेस करेंगे पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली इनके अंदर जीरो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। डेफिनेशन आप समझ गए, ये याद करनी है डेफिनेशन, बस इसका कुछ है नहीं। अब रिसर्च हम करने घुसेंगे नहीं, बस एक स्टेटमेंट है जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, है ना। ये जो फेनोमेनन है इसको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। एग्जांपल क्या है इसका? MnO, ये याद रखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस MnO हो गया आपका, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें ये क्यों होता है? इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके होंगे वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे। ये आपको ये एरो क्या है समझना है तो फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिज्म देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझा कर डायग्राम वगैरह बना के कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या है। एक लास्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें लार्ज मैग्नेटिज्म होना चाहिए बेस्ड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट उसमें काफी स्मॉल होता है, उसको कहा जाता है फेरी मैग्नेटिज्म। तो देखो एंटी फेरो में क्या होता है? जीरो होता है, इसके अंदर फेरी में स्मॉल होता है, जैसे Fe3O4, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद रखना भाई लास्ट में, क्योंकि बाकी वाले तो आप MOT वगैरह से निकाल लोगे, इनको करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? Fe3O4 हो गया आपका, है ना। फेराइट्स ऑफ फॉर्मूला M2 जैसे Fe2O4 वगैरह हो गया, ठीक है, Mg2O4 वगैरह हो गया, है ना। इस तरह की चीजें जो होती है, फेरी मैग्नेटिज्म अराइज होता है क्योंकि अनइक्वल मोमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जिससे सेम हो रहा है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कैंसलेशन नहीं होती है। जैसे एग्जैक्ट कैंसलेशन होती है यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई दो ऊपर है एक नीचे है, दो ऊपर है नीचे। थोड़ा सा सॉरी मेरा हाथ उधर चल गया, बट आप समझ गए मैंने क्या किया, ठीक है। इनको हीट करने पर इनका मैग्नेटिज्म चला जाता है, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा सब टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर डेफिनेशन होती है, ये भी किसी को अच्छे से जानना होना यार। ये चीज जो दे रखी है कि भाई ये इनके बारे में आपको डिटेल में जानना, आप HC वर्मा के अंदर जा सकते हो। हालांकि ये जेई सिलेबस में नहीं है, एडवांस में भी नहीं आती है इस तरह की चीजें, मैथमेटिकल क्यूरी टेम्परेचर, यूवी टेम्परेचर की, बट आप चाहो तो जा सकते हो HC वर्मा के अंदर, आपको थोड़ा बहुत डिस्कशन मिल जाएगा। अगेन जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली पढ़ना ही चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस में टॉप 100 वगैरह एम करते तो पढ़ना ही चाहिए बिल्कुल, है ना। क्यूरी टेम्परेचर जब एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपना फेरोमैग्नेटिज्म लूज कर देता है और बिकम हो जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये क्यूरी टेम्परेचर आयरन का जैसे काफी हाई रहता है, 1000 केल्विन वगैरह रहता है, तो इसके नीचे जो सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, इसके ऊपर पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, क्योंकि यार चली जाती है प्रॉपर्टी, है ना। इसके अलावा डोमेन्स वगैरह होती हैं, वो सब आप देख सकते हो, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी टू कंडक्ट, ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर जो होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ओके। और टेम्परेचर बढ़ाने पर इन जो होते हैं ना आपके सॉरी कंडक्टर्स, उनकी जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये चीज। तो यार इसी के साथ अपना सॉलिड स्टेट खत्म होता है। यही चीजें थी इसके अंदर, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे आप देख सकते हो, इनको थोड़ा बहुत समझ सकते हो, बाकी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो मैं एक बार फटाफट से समराइज कर देता हूँ क्या क्या देखा, ठीक है। ग्रीन कलर के पेन में करते हैं यार, तुम लोग बोर हो गए ब्लू कलर से। तो सबसे पहले पर क्लासिफिकेशन क्या सॉलिड्स का, ये माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। माइंड मैप तुम खुद का बनाओ तो ही सबसे बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे एक रफ बना रहा हूँ, इसको प्लीज नोट कर लेना जो बोल रहा हूँ मैं। क्लासिफिकेशन क्या सबसे पहले, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या क्या किया, इस तरह से अपन ने किया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, बेस्ड ऑन किस तरह का फोर्स है। फिर अपन ने उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बेसिस पे क्या डिवीजन किया, क्रिस्टलीन और एमोर्फस सॉलिड, पूरी बात की। फिर अपन ने बात की इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या लैटिस, ठीक है, इन अ क्रिस्टलीन सॉलिड। लैटिस की बात की, यूनिट सेल क्या होता है देखा, यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज देखी कि भाई उसमें क्या ABC अल्फा बीटा गामा वगैरह देखा। ब्रेवाइस लैटिसेस की बात की, आपको मैंने बताया था वो कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, ठीक है। तो अपन ने लैटिस वगैरह स्ट्रक्चर की बात की थोड़ी बहुत अपन ने, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए भैया, जो भी सातों हैं इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने आपको बताई थी सारी की सारी। फिर अपन ने डेफिनेशंस देखी कई सारी, है ना। क्या डेफिनेशंस देखी बताओ। डेफिनेशंस अपने सबसे पहले देखी कोऑर्डिनेशन नंबर की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, उसमें जेड की इंपॉर्टेंस, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। फिर अपन ने स्ट्रक्चर्स देखनी शुरू की, ठीक है, स्ट्रक्चर्स देखनी शुरू की 2D लैटिस, 3D लैटिस वगैरह की, ठीक है। इनको अपन ने स्टडी किया कि भाई सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, स्क्वायर प्लेट शीट होती है, उसको अपन रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या क्या बनता है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी की बात की, जेड की बात की, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर की बात की, डेंसिटी की बात की, कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात की, नियरेस्ट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स की बातें की। बीसीसी में भी अपन ने सेम चीजें देखी, ठीक है। फिर अपन ने सेम चीज में हेक्सागोनल शीट के अंदर किया, और फिर अपन ने उसके अंदर HCP FCC दोनों के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताया वो स्टडी किए, ठीक है। फिर अपने पास क्या आया, फिर अपन ने वॉइड्स की बातें की। वॉइड्स के अंदर अपन ने देखे जितने भी होते हैं अपन ने, ठीक है। वॉइड्स भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अरे भाई भाई भाई, हाँ वॉइड्स भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो वॉइड्स के अंदर मैंने देखा 2D वॉइड, 3D वॉइड में टेट्राहेड्रल, और 6 कोऑर्डिनेशन वाला 3D वॉइड, और 8 कोऑर्डिनेशन वाला क्यूबिकल वॉइड, सबकी बात देखी अपन ने। इनके कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये देखे, कितने होते हैं वॉइड्स हर स्ट्रक्चर में वो देखे। फिर अपन ने स्ट्रक्चर कैसे निकालनी वो बात की, रेडियस रेशियो रूल की बात की, रेडियस रेशियो निकालो भाई एक बड़ी और छोटी स्पीशीज का। मोस्ट केसेस के अंदर जो बड़ी स्पीशीज होती है वो आपकी एनायन होती है, कुछ केसेस में नहीं भी होती, वो भी अपन ने डिस्कस किए। फिर उस बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, किस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, NaCl का बताया। फिर हमने आपको एग्जांपल्स वगैरह की हमने बात की, स्ट्रक्चर ऑफ रियल सॉलिड्स, ठीक है। अपन ने NaCl का देखा, सारा थ्योरी याद होना चाहिए, NaCl में क्या कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अपन ने ZnS टाइप की स्ट्रक्चर देखी, अपन ने CaF2 टाइप की स्ट्रक्चर देखी जो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो Ca2+ है वो आयन बड़ा होता है, तो वो आपकी FCC लेटिस बनाता है। फिर अपन ने देखा Na2O टाइप का, A2B टाइप का, और अपन ने इस तरह के एग्जांपल देखे CSCl वगैरह के। फिर अपन ने कुछ अदर स्ट्रक्चर देखे, स्पाइनल, पेरोव्स्काइट्स वगैरह, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप फिर भी चाहो तो देख सकते हो जैसा आपको लगे। फिर अपन ने लास्ट में बात की प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाला जो पार्ट है इसके अंदर अपन ने बात की सेमीकंडक्टर्स वगैरह की, किस तरह से आपके ये रहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ब्ला 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 ब्ला, है ना। फिर अपन ने इसमें बहुत सारी चीजें देखी, सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं, डोपिंग कैसे होती है, आपके क्या P और N टाइप में डिफरेंस होते हैं, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, पेरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म वगैरह क्या होता है, सब अपन ने देखा, ठीक है। ठीक है, डिफेक्ट्स वगैरह के भी, डिफेक्ट्स का भी अपन ने देखा, तो मैं बताया नहीं आपको। डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताया किस तरह के डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, जितनी भी तरह की चीजें होती है सारी आपको बताई गई, ठीक है। फिर अपन ने देखा टेम्परेचर से क्या कंडक्टिविटी में फर्क पड़ता है, इसी के साथ आपका सॉलिड स्टेट खत्म होता है। इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना जो आपको आनी चाहिए वो है ये और ये, सबसे ज्यादा यही चीजें आती हैं भाई। डिफेक्ट्स पे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन जेईई मेन, जे एडवांस, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है। अभी शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रंटल डिफेक्ट पे हर बार आ ही जाता है। आपको स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्पेशली, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे डिफेक्ट रिलेटेड, और एग्जांपल की NaCl के अंदर बताओ ये स्पीशीज में ये रेडियस रेशियो है, बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। 2D 3D की समझ होनी चाहिए यार, बट उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एज सच आपको समझ होनी चाहिए, इसलिए मैंने टिक लगाया। लेकिन उससे एज सच क्वेश्चन पूछेगा बंदा तो इससे या इससे पूछेगा, थोड़ा वो स्ट्रक्चर का ऑफ कोर्स पता ही ना चाहिए समझने के लिए, तो प्रीवियस साइट है ही तो आप देख सकते हो,
है ना। वर्ड्स की समझ भी आपको होनी चाहिए, और ये सब जो है ये क्लासिफिकेशन ये वो ठीक है भाई, ये मतलब इजी चीजें हैं, आप देख लो इनको। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जेईई में कि भाई ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है, तो आपको पता होना चाहिए। सो अगेन आई वुड से एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप जेईई लेवल पे पढ़िएगा। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे ना प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन, तो भी काम चल जाएगा, है ना। सो अगेन दिखने में ये फिजिकल का चैप्टर है, लेकिन है असली में इनऑर्गेनिक का। इसमें कुछ चीजें आपकी चलो डेरिवेबल वगैरह हैं, बाकी सारी चीजें आपको याद ही करनी है, लाइक इन ऑल ऑफ केमिस्ट्री। सो प्लीज इसकी एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चन वगैरह देंगे, प्रैक्टिस करना, और प्लीज इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा अच्छे से टेस्ट करना कि भाई तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दे रखी है कोई, तो उसकी तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, सॉरी कोई एग्जांपल दे रखा है उसकी रेडियस रेशियो की बेसिस पे क्या तुम उसकी स्ट्रक्चर बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, उसमें कितने वर्ड्स कहाँ पे होंगे, सारा आपको विजुलाइज वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब ध्यान रखिएगा। विजुलाइजेशन नहीं हो रही है यार, तो आप एटलीस्ट वैल्यूज याद रखो कितनी होती है ना। सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।